नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म मोबाइल स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, भारत सरकार ने नया कदम लिया है और यह कदम भारत की सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए उठाया गया है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और हो सकता है कि आने वाले समय में इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हों। साथियों, अब भारत ने मिसाइल और जो गोला बारूद है उसको बनाना यानी कि उसके उत्पादन का काम निजी क्षेत्रों के लिए भी इसको खोल दिया है कि अब निजी क्षेत्र भी इस तरीके की चीजें बना सकते हैं। तो अब देखना यह है कि ये भारत के लिए फायदेमंद होता है, नुकसानदायक होता है, या फिर किस प्रकार से भारत के लिए ये सही साबित होता है या फिर नहीं। आप लोग की अपनी क्या राय होगी, पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, सारी चीजें आपको बताते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और सरकार को आखिर ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा कि जो अभी तक सरकारी कंपनियां बनाती थी डीआरडीओ वगैरह, अब उसको प्राइवेट सेक्टर के हाथों में देना पड़ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सारी चीजें समझाते हैं। साथियों, यह डिफेंस न्यूज है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ओपन मिसाइल एंड एमुनेशन प्रोडक्शन टू प्राइवेट सेक्टर बूस्ट आत्मनिर्भर भारत, यानी कि आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने जो एमुनेशन का प्रोडक्शन था और मिसाइल्स का, इसको प्राइवेट सेक्टर के हाथों में भी देने का यहाँ पर मूड बना लिया है और दे दिया है। साथियों, इसके बैकग्राउंड को समझिए। अक्टूबर 2025 में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने निजी कंपनियों को मिसाइल, रॉकेट, गोला बारूद बनाने की अनुमति देने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय की घोषणा की और यह क्षेत्र पारंपरिक रूप से आयुध निर्माण बोर्ड और भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड, जो कि बीडीएल है, इस जैसी सरकारी संस्थाओं के लिए आरक्षित था। यानी कि पहले जो है यह क्षेत्र जो है यह बीडीएल के लिए, भारतीय आयुध निर्माण बोर्ड के इन कंपनियों को दिया जाता था। ये जो सरकारी कंपनियां हैं यही बस इसका प्रोडक्शन करती थी, लेकिन अब इसको जो है कि अक्टूबर 2025 में इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया गया है। साथियों, इस कदम का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना है, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और लंबे समय तक चलने वाले संघर्षों के दौरान सशस्त्र बलों के सामने आने वाली गोला बारूद की कमी को दूर करना है। यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य यह है कि यह आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाएगा। साथ ही मान लीजिए किसी देश के साथ युद्ध हो जाए तो उस स्थिति में प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर अगर करता रहेगा तो जो सैनिकों के सामने अपने शस्त्र हैं उनकी कमी होगी, उसकी आपूर्ति करने के लिए, ताकि मतलब अगर किसी देश के साथ लंबे समय तक युद्ध भी चले उस समय भी भारतीय बलों को, जो भारत की आर्मी है, उसको हथियारों की कमी ना पड़े, इसके लिए इसको किया गया है। साथियों, यह स्वतंत्रता के बाद भारत की रक्षा औद्योगिकी नीति में सबसे महत्वपूर्ण और उदारीकरण में से एक है। यानी कि अभी यह स्वतंत्रता के बाद से सबसे बड़ा लिया गया फैसला है, इसमें प्राइवेट सेक्टर जो है कि उतर रहा है। अब साथियों बात करें कि निर्णय का दायरा यानी कि स्कोप ऑफ डिसीजन क्या है, तो देखिए निजी क्षेत्र कंपनियां अब 150 mm, 130 mm, 150 mm कैलिबर की तोप के गोले, रॉकेट जो कि पिनाक श्रृंखला सहित है, वहीं 1000 पाउंड के बम, मोटार बम, हैंड ग्रेनेड और छोटे और मध्यम यानी कि स्मॉल और मीडियम कैलिबर के गोला बारूद को बनाएंगे। साथियों, इसके अतिरिक्त रक्षा मंत्रालय ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ को निर्देश दिया है कि मिसाइल के विकास और एकीकरण में निजी भागीदारों को अनुमति दे, न कि केवल उत्पादन में। साथ ही प्रणोदन, मार्गदर्शन और वारहेड जैसी प्रमुख उप प्रणालियों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सह विकास मॉडल को सुगम बनाए। यानी कुल मिलाजुलाकर रक्षा मंत्रालय ने डीआरडीओ को यह आदेश दिया है, आप प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैब करिए, उनको अपनी जो तकनीकें हैं वो बताइए, ताकि वो लोग भी इस तरीके के हथियार बनाने और आने वाले समय में इससे अधिक शक्तिशाली हथियार बनाने में जो है कि इसमें सफल हो सके। अब इसका बात करें कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होगा, तो देखिए इसकी राजस्व खरीद नियमावली यानी कि आरपीएम और रक्षा खरीद नियमावली यानी कि डीपीएम में संशोधन के माध्यम से नियामक ढांचा लागू किया गया है। साथियों, इस सुधार से सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों से पहले अनिवार्य
अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिसको कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहा जाता है, उसकी आवश्यकता समाप्त हो गई है, जो निजी क्षेत्रों को प्रवेश के लिए एक प्रमुख प्रत्यात्मक बाधा थी। यानी कि अगर किसी भी प्राइवेट सेक्टर को पहले अगर इस तरीके की चीजें डेवलप करनी होती थी तो उसको एनओसी लेना पड़ता था, लेकिन अब इस एनओसी को यहाँ पर खत्म कर दिया गया है, अब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथियों, सभी फर्म को अभी भी क्या प्राप्त करने होंगे, तो यहाँ पर देखिए अभी भी औद्योगिक और विस्फोटक निर्माण लाइसेंस ये इनको लेना ही होगा। साथ ही कर्मियों और सुविधाओं के लिए सुरक्षा मंजूरी लेनी होगी। साथ ही रक्षा मंत्रालय तथा जो डीजीक्यूए है यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एक्यूरेसी एश्योरेंस से सुरक्षा का जो प्रमाण पत्र है वो लेना होगा। यानी कि ये 3 लाइसेंस अभी भी कंपनियों को लेना होगा। मान लीजिए एनओसी को तो खत्म कर दिया गया, अब एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको ये तीनों लाइसेंस यहाँ पर किसी भी प्राइवेट कंपनी को अगर ये चीज करनी है उसको लेना ही पड़ेगा। साथियों, इस प्रकार प्रवेश बाधाओं को कम करते हुए भी निगरानी और विनियमन को सख्त बनाए हुए है, क्योंकि देखिए ये इतना बड़ा मुद्दा है, अगर इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती जाएगी तो वो हमारी भारत देश के लिए बहुत क्षति का काम होगा। क्योंकि वहां पर जब सैनिक लड़ते हैं वो अपनी जान को हथेली पर लेकर लड़ते हैं, और इसीलिए वो मतलब कि भारत के जो हथियार होते हैं हथियारों के दम पर जो है कि लड़ते हैं, और उनको विश्वास होता है कि जो उनका हथियार है वो बढ़िया है। और अगर इसमें लापरवाही की गई, हथियार में मतलब मान लीजिए लापरवाही से तैयार किया गया हथियार बढ़िया प्रकार के मटेरियल का नहीं बना है, मान लीजिए कोई बम बनाया गया वो खुद ही में विस्फोट कर गया, तो यहाँ पर भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तो इसके वजह से इसमें जो नियम है वो सख्त रखे गए हैं, लेकिन इसको जो बनाने की प्रणाली है, मतलब जो लाइसेंस वगैरह है जैसे एनओसी वगैरह था, इसको खत्म किया गया है। अब साथियों बात करें कि जो रेशनल बिहाइंड द डिसीजन, तो देखिए पहला है कि यहाँ पर गोला बारूद की कमी को दूर करने के लिए इस तरीके का फैसला लिया गया है कि भारतीय सशस्त्र बलों को विस्तारित अभियानों के लिए गोला बारूद की बार बार कमी का सामना करना पड़ता है। साथ ही मुट्ठी भर सार्वजनिक उपक्रमों पर निर्भरता के कारण संकट के दौरान आपूर्ति में अड़चन और सीमित वृद्धि क्षमताएं आई हैं। मतलब कुछ ही कंपनियां ऐसी हैं जो इस तरीके का प्रोडक्शन करती हैं, जिसकी वजह से अगर कभी भारत का जब मतलब युद्ध वगैरह आया है जब तो उसमें भारत ने ये ऑब्जर्व किया है कि इसको कमी पड़ रही है, मतलब कि संसाधनों की कमी पड़ रही है, जो शस्त्र हैं उसकी कमी पड़ रही है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का आना जरूरी था ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। वहीं दूसरा बात करें तो आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए यह सुधार सरकार के मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड मिशन के अनुरूप है। यानी कि इंडिया के लिए बने, इंडिया में बने और दुनिया के लिए बने, या इस जो मिशन है इसके अनुरूप इसको बढ़ाया जा रहा है। और भारत का लक्ष्य महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी में आयात निर्भरता को कम करना और वैश्विक रक्षा निर्यातक बनना है। यानी कि इसके अनुसार भारत का जो लक्ष्य है वो यह है कि भारत अपनी निर्भरता दूसरे देशों पर वहां से रक्षा संसाधनों को खरीदना कम करे, साथ ही अपने आप प्रोडक्शन ज्यादा करे और भारत इसको दूसरे देशों में बेचने का काम भी स्टार्ट करे। साथियों तीसरा है औद्योगिक विकास और निवेश को प्रोत्साहित करना। देखिए रक्षा विनिर्माण पूंजी गहन है और इसे निजी फर्मों के लिए खोलने से उम्मीद है कि भारतीय समूहों में बड़े निवेश आकर्षित होंगे, साथ ही अनुसंधान और विकास और नवाचार को प्रोत्साहित करेंगे और साथ ही रोजगार और आपूर्ति श्रृंखला संबंध बनाएंगे। यानी कि इसमें जो है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अगर मतलब रक्षा मान लीजिए अब ये लोग बनाएंगे तो उसको भारत सरकार खरीदेगी, तो ये तो फिक्स है कि अगर ये लोग बनाते हैं तो उसको भारत सरकार खरीद लेगी। तो इससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी प्रोत्साहन होगा कि हम यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी में, जो कंपनी ये बना रही है, क्योंकि इसका माल बिक ही जाना है। दूसरा यहाँ पर जो अनुसंधान है उसमें विकास होगा, नवाचार होगा, उसके लिए प्रोत्साहन होगा, साथ ही यहाँ पर रोजगार के अवसर भी जो है कि खुलेंगे। वहीं टेक्नोलॉजी और कोलैबोरेशन की बात करें तो वैश्विक मूल उपकरण निर्माता जो OEMS है उसके साथ संयुक्त उद्यमों यानी कि JV को प्रोत्साहित करता है। वहीं उन्नत मार्गदर्शन प्रणालियों के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सह विकास और एकीकरण को यहाँ पर बढ़ावा देता है। साथियों आप यहाँ पर देखिए कि RS 1.5 लाख करोड़ माइलस्टोन इनसाइड इंडिया डिफेंस
मैन्युफैक्चरिंग सर्ज, यानी कि भारत के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर माइलस्टोन रखा गया है। अब यहाँ बात करें तो रिप्रेजेंट एन 18% ग्रोथ ओवर प्रीवियस ईयर्स 1.27 लाख करोड़ टू नियरली 90% ग्रोथ इन सिंस 19 और 20 के जो सत्र थे उसमें जो है कि लगभग यहाँ पर 90% की ग्रोथ देखने को मिली, जो कि प्रीवियस ईयर यानी कि 18% की ग्रोथ उसके पिछले साल थी, जो कि लगभग 1.27 लाख से बढ़कर ये कितना हो गया, तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के पास ये जो है कि पहुंच गया। अब साथियों बात करें कि कार्यान्वयन तंत्र कैसे होगा, तो देखिए इसमें पहला लाइसेंसिंग और अनुमोदन होगा, यानी कि यहाँ पर जो कंपनियां हैं उनको लाइसेंस लेना होगा, जैसे कि कंपनियां कठोर लाइसेंसिंग, विस्फोटक सुरक्षा और सुरक्षा मंजूरी प्रक्रियाओं से गुजरेंगी। दूसरा जो है एमओडी, डीआरडीओ और डीजीक्यूए की निगरानी में रक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित होगा, यानी कि ये जो भी चीजें बनाएंगी वो इन कंपनियों के जो सरकारी कंपनियां हैं इनके निगरानी में रखा जाएगा। वहीं साझेदारी मॉडल भी होगा, जैसे कि डीआरडीओ का सह विकास उत्पादन साझेदारी डीसीपीपी मॉडल पर संयुक्त डिजाइन और विनिर्माण का अनुमति देता है, यानी कि यहाँ पर डीआरडीओ के साथ मिलकर कंपनियां विकास करेंगी, चीजें बनाएंगी। निजी फर्मों को R&D चरणों से आगे योगदान करने के सक्षम बनाता है। वहीं परीक्षण और स्वीकृति की बात अगर देखें तो यहाँ पर गोला बारूद मिसाइलों के हर बैच को डिलीवरी से पहले प्रूफ परीक्षण, यानी कि जो भी ये लोग चीजें बनाएंगे, डिफेंस उपकरण बनाएंगे, उनका पहले डिलीवरी से पहले टेस्टिंग होगा कि ये कितना जो है कि प्रभावशाली है, इसमें कोई कमी तो नहीं है, इससे भारतीय जवानों को कोई नुकसान तो नहीं होगा, इन सारी चीजों को देखा जाएगा। वहीं गुणवत्ता और विश्वसनीयता की यहाँ पर जांच की जाएगी। आपूर्ति श्रृंखला में विकास होगा, यानी कि जब इसमें नीचे मतलब निजी कंपनियां आएंगी तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ी जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। वहीं बात करें क्षमता और विस्तार की, तो यहाँ पर मतलब कि क्षमता में विस्तार होगा, जो भारत की कैपेसिटी है उसमें यहाँ पर इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि इसमें घरेलू उपकरण मतलब घरेलू कंपनियां जुड़ेंगी, तो इसके वजह से इसमें जो है कि इसकी क्षमता में विस्तार होगा। वहीं निजी खिलाड़ियों को लाभ होने की संभावना है, यानी कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, उनको भी इससे लाभ होगा। वहीं लागत और निर्यात में प्रतिस्पर्धात्मक आएगी, यानी कि इसके वजह से जो चीजें महंगी पड़ती थी वो हथियार भी सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मान लीजिए कोई एक कंपनी तो है नहीं, लाखों कंपनियां, हजारों कंपनियां यहाँ पर जुड़ के आ सकती हैं। तो जब ज्यादा मार्केट में किसी भी चीज का जब अधिकता होता है तो उसका मूल्य अपने आप गिर जाता है। तो यहाँ पर जब मतलब कंपटीशन होगा कंपनियों के बीच में, तो वो लोग रेट अपने डाउन करेंगे ही। साथ ही रोजगार और कौशल का भी विकास होगा, यानी कि यहाँ पर असेंबली, इंजीनियरिंग और जो परीक्षण है, गुणवत्ता के आश्वासन के लिए यहाँ पर लोग स्टाफ लगेंगे इस चीज को चेक करने के लिए कामों को, तो यहाँ पर रोजगार का भी सृजन होगा। साथियों बात करें परिचालन स्वायत्ता की, तो प्रतिबंधों या फिर युद्ध काल के दौरान विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर भारत की निर्भरता कम करता है। साथ ही यहाँ पर जो सैन्य लचीलापन है और युद्ध अस्थायी क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि अगर युद्ध होता है तो उसमें अस्थायी क्षमता भारत की, चाहे कितना हो समय का हो युद्ध, भारत आपूर्ति कर लेगा अपने हथियारों की, तो इसको बढ़ाएगा। वहीं क्षेत्रीय संकेत यह है कि विरोधियों और साझेदारियों को संदेश भेजता है कि भारत एक प्रमुख रक्षा प्रौद्योगिकी शक्ति बनने के लक्ष्य रखता है, यानी भारत खुद को सशक्त बनाने का यहाँ पर लक्ष्य रख रहा है। वहीं निर्यात से लाभ होगा, स्वदेशी क्षमता के साथ साथ भारत जो है अपने मित्र देशों को हथियार यहाँ पर बेचेगा, उनको सप्लाई करेगा। साथ ही यहाँ पर रक्षा गलियारों के साथ तालमेल होगा, यानी कि जो रक्षा गलियारे हैं उनके समूहों के साथ तालमेल बिठाता है और क्षेत्रीय विनिर्माण को यहाँ पर बढ़ावा देगा। अब साथियों बात करें कि इसमें चैलेंजेस और रिस्क क्या होंगे, तो देखिए इसमें सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि जो भी हथियार बनेंगे उनकी सेफ्टी और क्वालिटी कैसी है इसको जांच करना, यह एक मतलब कि चैलेंज होगा। और रिस्क भी होगा कि अगर कोई कंपनी मुनाफे के लिए यहाँ पर गलत चीजों का, गलत मटेरियल्स का प्रयोग कर रही है तो दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पर यह एक चैलेंज के रूप में निकल कर आएगा। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है उसकी सिक्योरिटी की, मतलब मान लीजिए डीआरडीओ बता दिया कि ऐसे ऐसे हथियार को बनाना है और वो कंपनी कुछ पैसे के लाभ के लिए किसी और को, आतंकवादी समूहों को या फिर किसी अन्य तरीके के जो भारत के विरोधी है उनको दे दे वो टेक्नोलॉजी, तो उससे भी दिक्कत हो सकती है, तो यह भी एक चैलेंज रहेगा। वहीं जो
जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनमें डिलेज हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर जो एनओसी को तो मान लीजिए खत्म कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो जमीन है उसको लेना, साथ ही इन्वायरमेंट यानी कि जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा को लेकर लाइसेंसिंग में अभी मान लीजिए इसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं वो थोड़े से स्लो डाउन है, लेकिन ये सारी जो है कि यहाँ पर दिक्कत चैलेंजेस आ सकते हैं। स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है, ये नहीं कि कोई भी आकर आदमी यहाँ पर कर लेगा काम को, किसी भी लेबर को आप किसी भी व्यक्ति को ये काम दे देंगे तो वो तो कर नहीं पाएगा। यहाँ पर स्किल्ड लोग होने चाहिए जो उस क्षेत्र की जानकारी रखते हो, उनको यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो ये कुछ चैलेंजेस और जो है कि यहाँ पर रिस्क सामने निकल कर आए। साथियों उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्या यह जो कदम है भारत सरकार का आपके हिसाब से सही है या फिर गलत, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।